दूसरी डायग्राम पे अगर गौर करें तो ये नेक्स्ट डायग्राम है, ये शो कर रही है लिक्विड स्टेट को, और ये तीसरी डायग्राम शो की जा रही है गैसियस स्टेट के हवाले से। तो अब हमने जिस आर्टिकल को स्टार्ट किया है वो है स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन द गैसेस, लिक्विड एंड द सॉलिड। पहला जो मॉलिक्यूल आपको नज़र आ रहा है, मैं अगेन बता देता हूँ, ये आपका सॉलिड स्टेट है। ठीक है जी, ये सॉलिड को बता रहा है, दूसरे वाला नीचे वाला जो है वो ये लिक्विड को बता रहा है, और तीसरे वाला जो है वो गैसियस फेज को एक्सप्लेन कर रहा है। अब गौर करें क्या है, पार्टिकल्स के दरमियान देखें एक रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट है। अगर हम लिक्विड सॉलिड की बात करें, सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट है, लिक्विड में थोड़ी सी इरेगुलर। अब ये देखें, ये अरेंजमेंट इसकी, ये एक प्रॉपर अरेंज्ड स्ट्रक्चर है, क्रिस्टल एक बना हुआ है, ये एक अरेंज फॉर्म के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें लिक्विड की, ये देख लें आपके सामने है, ये बिल्कुल अरेंज फॉर्म नहीं है। सॉलिड की अरेंज है, लिक्विड की अरेंज नहीं है। अगर हम गैस की बात करें, पार्टिकल्स दूर दूर हैं और ये भी कोई अरेंज नहीं है, क्योंकि पार्टिकल्स मूव करते रहेंगे। अब इन पार्टिकल्स पे थोड़ा सा और गौर करें, स्ट्रक्चरल डिफरेंस के हवाले से हम इसमें क्या चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ और ऐड की जा सकती है, वो ये है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अगर आप इन दो पार्टिकल्स को देखें, मसलन ये वाला और ये वाला, और तीसरा चलें ये कर लें, इनके दरमियान आप देखें ये इनकी बाउंड्रीज आपस में टच हैं, और जिनकी बाउंड्रीज आपस में टच हैं उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग मानी जाती हैं। आप इनको ले लें, ये तीन आपको दिए गए हैं लिक्विड के, इनके दरमियान देखें यहाँ पर भी गैप है, इधर भी गैप है, ये गैप है, ये गैप है, इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान, इसके दरमियान देखें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा वीक है, पार्टिकल्स बहुत दूर हैं। ये देखें पार्टिकल्स यहाँ पे बहुत दूर हैं, ये पार्टिकल दूर है, ये इससे दूर है, ये इससे दूर है, ये इससे दूर है। ठीक है, तो ये जितने भी पार्टिकल्स के दरमियान गैप आ रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स उनकी वीक होती जा रही है। तो दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड द गैस। ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री का जो पहले चैप्टर का सेकंड पोर्शन है, ये अब हमने यहाँ पे डील किया है। ठीक है, इसको बस आपने कंसेप्चुअल लेना, इतना डिटेल में आपने नहीं जाना। अब हम दूसरी चीज़ पे आते हैं, वो है वेपर प्रेशर क्या होता है। ठीक है जी, वेपर प्रेशर को अब हमने डील करना है। वेपर प्रेशर को डील करने से पहले ये चीज़ें आप इसके इंट्रोडक्शन में ये चीज़ें मेंशन कर लें कि किस तरह लिक्विड को हम डील कर सकते हैं। देयर आर सम स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दैट आर रिलेटेड विद द लिक्विड्स। तो ये चार प्रॉपर्टीज़ आपको लिखी नज़र आ रही हैं, मैं टिक भी कर देता हूँ, ये लिख लीजिएगा। हो सकता है आपके पास ये हों भी, हो सकता है ना भी हों। पहली है एडिटिव प्रॉपर्टी, दूसरी है कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, और तीसरी है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, और चौथी है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। ये चार प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी डेफिनेशंस आपने देखनी है, समझनी है कि इनका मतलब क्या होता है। जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, एडिटिव प्रॉपर्टीज़ होती क्या हैं? एडिटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो किसी इंडिविजुअल एटम के साथ डील करती हैं, या उनका कंसर्न सिर्फ अकेला एक एटम होता है, उनको कहा जाता है एडिटिव प्रॉपर्टी। मसलन यूरेनियम का आपने एक एटम लिया है और वो रेडियो एक्टिव है, तो अब जो रेडियो एक्टिविटी है उसका कंसर्न सिर्फ एक एटम के साथ है, इसी वजह से ये क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, उसके बाद मॉलिक्यूलर हीट आप ले सकते हैं, तो वो भी किसी स्पेसिफिक एटम के साथ जो है वो डील कर रही होगी, तो ये प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। ठीक है जी, और इनमें फिज़िकल और केमिकल स्टेट जो है हम वो भी डील नहीं करते कि किस फिज़िकल स्टेट में है और किस केमिकल स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, हम इसको भी डील नहीं करते। दीज आर कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज़। उसके बाद आगे दूसरी है जी कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये डील करती है एटम्स के दरमियान जो अरेंजमेंट होती है उसके साथ। दोज प्रॉपर्टीज़ विच इंटायरली डिपेंड अपॉन द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल, के मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम की अरेंजमेंट है वो कैसी है। ये नंबर पे डिपेंड नहीं करती है कितने एटम प्रेजेंट हैं, इसी वजह से हम इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ में हम डील करते हैं वेपर प्रेशर को, विस्कोसिटी को, सरफेस टेंशन को, डायपोल डायपोल मूवमेंट को,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, ऑप्टिकल एक्टिविटी को, ये सारी की सारी क्या हैं, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़। इनकी डिटेल में इसलिए नहीं जा रहा कि विस्कोसिटी क्या है और ये चीज़ क्या है, वो चीज़ क्या है, उसकी वजह बुनियादी क्योंकि हमने अलग से इन हर एक पे जो है वो डील करना है और हर एक को हमने अच्छे तरीके से करना भी है। आगे हर एक का एक अलग आर्टिकल बना हुआ है, पूरा पूरा एक जो है वो इनका आर्टिकल है जो हम पढ़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया जी। अब तीसरी आई है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव। इनका ताल्लुक दोनों के साथ है। वो ये है कि these are the additive properties but their additive character is modified by the manner in which the atoms are linked together। एडिटिव प्रॉपर्टी है, ज़रूर एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें एक एटम ही डील होता है, लेकिन हम यहाँ पे ये भी देखते हैं कि एक एटम दूसरे एटम के साथ कैसे लिंक कर रहा है। मतलब यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी भी कार फरमा है और दूसरा जो उसका तरीका है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव। ये दोनों मिल के काम कर रही हैं, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी बन जाएगी, एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी। मसलन एक पैरा कोर हम पढ़ेंगे, रियो कोर पढ़ेंगे, पोलराइजेशन पढ़ेंगे, ये सारी की सारी एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे डील करनी है। पेज नंबर को बेटे छोड़ें फिलहाल, आप इसको करें। जो ये मेरे पास बुक है, ये सनाउल्लाह साहब वाला ये जो पेज अब ये आपको शो हो रहा है, ये सनाउल्लाह साहब वाला है। ठीक है, तो बस आप इस चीज़ को देखें, मैं इस ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। ये पिक्चर्स जो हैं एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी हम डील कर चुके हैं। आगे जो है वो आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं, लेकिन नेचर और स्ट्रक्चर पे डिपेंड नहीं करती। पार्टिकल्स कितने हैं इसका कंसर्न इसके साथ होता है, स्ट्रक्चर क्या है कोलिगेटिव का कोई ताल्लुक नहीं है उसके साथ। उस मॉलिक्यूल की नेचर क्या है, पोलर है, नॉन पोलर है, क्या है उसका, इसके साथ भी कोई ताल्लुक नहीं होता। इसे कहा जाता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं तो बेसिकली ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूट पे डिपेंड करती हैं। और ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं, इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ किन को कहा जाता है, ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। पहली है जी आपकी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। इस पूरे चैप्टर में आपने इन चारों प्रॉपर्टीज़ को डिटेल के साथ देखना है, फिर इनके हर एक की डेरिवेशन भी साथ साथ आती है। तो ये चीज़ें हम इंशाल्लाह तरतीब के साथ जो है वो करेंगे। ये आपके आ जाएंगे जी 4 पहले मेन पॉइंट्स जिसमें आपने डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डील करना है। हम सबसे पहले जो फर्स्ट आर्टिकल हमारा है हम उसमें जाके डील करेंगे वेपर प्रेशर को। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी का पहला पार्ट है। तो जो एडिटिव प्रॉपर्टी में हमने रेडियो एक्टिविटी डिस्कस किया जो कि एक एटम से कंसर्न करती है, वो हम आगे न्यूक्लियर केमिस्ट्री के अंदर भी देखेंगे या डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी ने कंटेंट दिया हुआ है उसके अंदर हम इसको डील करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, वो कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी जिसका ताल्लुक अरेंजमेंट ऑफ एटम से है, हम उसमें सबसे पहले वेपर प्रेशर को डील करेंगे कि वेपर प्रेशर किस तरह सामने आता है और किस तरह एटम उसमें अरेंज होते हैं, फिर कैसे वेपर प्रेशर बनता है, फिर वेपर प्रेशर का टेम्परेचर के साथ क्या ताल्लुक है। इसमें हम फिर एक डेरिवेशन आज करेंगे, क्लैसियस क्लैप्रॉन इक्वेशन उसको कहा जाता है। तो वो इंशाल्लाह मैं आपको बोर्ड पे कोशिश करूंगा कि ड्रा करके बता भी दूं कि किस तरह हमने उसको ड्राइव करना है और किस तरह हम सारा ये स्ट्रक्चर जो है वो इसका ड्रा करेंगे। तो ये 4 प्रॉपर्टीज़ आपने देखनी है, एडिटिव प्रॉपर्टी, कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी, तीसरा है एडिटिव एंड कॉन्स्टिट्यूटिव प्रॉपर्टी और चौथा है जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो आपने इनके एक तो नाम याद रखने हैं और इनकी तरतीब जो है वो आपने याद रखनी है, इसी के मुताबिक हम आगे प्रोसीड भी करेंगे। ठीक है जी, अब इसमें जो चीज़ सबसे पहले हम करने जा रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है जी, वेपर प्रेशर को अब ज़रा ध्यान से देखिएगा। अब वेपर प्रेशर क्या है, मैं ये पूरा रीड आउट नहीं करूँगा, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आपने कॉन्सेप्ट लेना है। ये आप 9-10 से करते आ रहे हैं। आप वेपर प्रेशर की डेफिनेशन पे गौर करें, उसके फैक्टर्स पे गौर करें, किस तरह वेपर प्रेशर के अंदर तब्दीली आ सकती है। वेपर प्रेशर बेसिकली है क्या, वेपर प्रेशर ये है कि जब लिक्विड किसी को आप हीट प्रोवाइड करते हैं तो उस लिक्विड के अंदर जब हीट कंटेंट बढ़ते हैं तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर जाती है। जब काइनेटिक एनर्जी इस लेवल तक इंक्रीज कर जाती है कि उसके पार्टिकल्स अब उस सरफेस के ऊपर नहीं रह सकते, उस सरफेस से इस्केप कर जाते हैं,
तो ये तो इवेपोरेशन कहलाता है। इवेपोरेशन का रिजल्ट क्या है, आपने क्या किया, उन वेपर्स को रोकने की कोशिश की है कि वो वेपर्स बाहर ना निकलें। तो वो जो वेपर्स बन रहे हैं वो वेपर्स किसी सरफेस के साथ जाके टकराएंगे, प्रेशर जनरेट करेंगे, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर जो है वो कहा जाता है। तो ये बेसिकली वेपर प्रेशर का एक सिंपल सा सादा सा कॉन्सेप्ट है कि आपने लिक्विड को जब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना है, जो वेपर्स होते हैं उनका जो प्रेशर होता है उसे वेपर प्रेशर कहा जाता है। इसकी हम इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, माइनर सा आर्टिकल है, डेरिवेशन हमारा मेन कंसर्न है। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जिनको हम डील करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का रिलेशन। आप ये समझ लें कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे वेपर प्रेशर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करेंगे वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर और टेम्परेचर का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर कम करने से वेपर प्रेशर कम होता है, बिकॉज वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी के बढ़ जाने से मॉलिक्यूल सरफेस से एस्केप कर जाएंगे, वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, तो वही वेपर्स जो हैं वो आगे प्रेशर जो है वो डिसाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह हम इसमें दूसरा फैक्टर डील करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जितनी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग होगी उतना वेपर प्रेशर कम होगा। ये याद रखिए, ये इन्वर्सली रिलेटेड है। और वेपर प्रेशर उसी का होता है जो सरफेस जल्दी छोड़ जाए। जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होगी वही सरफेस जल्दी छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज़्यादा हो तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है, कम वेपर्स बनते हैं। जब वेपर्स कम बनेंगे तो ज़ाहिर बात है प्रेशर भी उनका क्या होगा, कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली रिलेटेड टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के ये क्या है, इनवर्सली रिलेटेड है। अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रांग है तो वेपर प्रेशर आपका वीक होगा, और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक है तो वेपर प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हमारा मेन एक कॉन्सेप्ट था वेपर प्रेशर और उसके फैक्टर्स का। अब हम देखते हैं कि टेम्परेचर क्या इफेक्ट उसके ऊपर जनरेट करता है। जो ये तो आपने अभी वो जो समझ लें बच्चों वाली चीज़ें अभी की हैं। अब असल मरहला जो है वो अब आपका शुरू होगा, जिसमें आप देखेंगे कि किस तरह हम डेरिवेशन को लेके जा सकते हैं और किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। ये आपका जी अगला आर्टिकल है, ये वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर विद द टेम्परेचर। ये सारा कुछ आपके सामने लिखा भी हुआ है, ये मैं आपको ग्रुप में भी भेज दूंगा, लेकिन अभी मैं डेरिवेशन बोर्ड पे करता हूँ, ठीक है। तो आपने उसके मुताबिक इसको जो है वो देखना है। मैं भी ज़रा ये कैमरा सेट कर लूँ इसका, फिर मैं आपको जो है वो इस हवाले से ड्राइव करके ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। ये मुझे बताइएगा कि आवाज़ आपको आ रही है या नहीं आ रही, ठीक है, क्योंकि मैं अब हेडफोन जो है वो उतार दूंगा और माइक यहाँ पे जो है वो इस्तेमाल करूँगा, ठीक है। फिर आपने मुझे जो है वो बताना है जी। अब मुझे बताएं कि आपको आवाज़ आ रही है, क्लियर है सबको। मैसेज करके बेटे बताएं, फिर मैं अपना कैमरा ऑन करके डेरिवेशन आपको करवाऊँ। जी, ठीक हो गया। अच्छा, आप डेरिवेशन पे बेटे गौर कीजिएगा, मैं बोर्ड पे उसको करने लगा हूँ। तो आपने डेरिवेशन पे थोड़ा सा ध्यान देना है। अब मैं कैमरा ऑन करूँगा, आप अपनी कॉपीज़ वगैरह जो है वो अपने साथ रखें, ताकि आप इस डेरिवेशन को आसानी से जो है वो कर सकें, ठीक है। ये आपको अब बोर्ड क्लियर है, ये बताइएगा मुझे, मैसेज करके बताएं बोर्ड क्लियर है। ये जो मैंने लिखा है आपको क्लियर नज़र आ रहा है, मतलब ये जो लिख रहा हूँ मैं जी, ठीक हो गया। जहाँ से क्लियर ना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, फिर मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके मुताबिक फिर हम इसको चेंज कर लेंगे, ठीक है जी। आप देखिएगा, ध्यान रखिएगा, हमने क्या करना है, हमने वेरिएशन ऑफ द वेपर प्रेशर देखना है, ठीक है जी। वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर, ठीक है जी। आपने इस डेरिवेशन को डील करना है। एक डेरिवेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है, वो हम करेंगे भी, बाकायदा ये आर्टिकल है और ये इंपॉर्टेंट भी था, लेकिन अभी वो हम उस चैप्टर तक पहुंचे नहीं है। दैट इज कॉल्ड क्लॉसियस क्लैपेरॉन। यही है ना, हाँ जी।
क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। ठीक हो गया जी। ये इक्वेशन अभी हम जो है वो डील करेंगे, क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। इस इक्वेशन को लेके अब हमने देखना है कि किस तरह टेम्परेचर का इफेक्ट होता है। क्लॉसियस क्लैपेरॉन बेसिकली क्या है, हम ये देखते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद टेम्परेचर क्या होता है। तो ये शुरू करेंगे हम dP बाय dt से, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने इन दोनों का रिलेशन निकालना होता है क्लॉसियस क्लैपेरॉन में, और इसका जो फाइनल रिजल्ट है वो ये आता है, डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय टी इंटू वी वी माइनस वी एल। ये मैं सारी चीजें आपको सारी टर्म्स बताता हूँ ये क्या है। ये क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन है, ठीक है जी, जिससे हम आगे फर्दर ड्राइव भी करेंगे। ठीक हो। अब आपका ये dP और dt क्या है, इसको हम नाम देते हैं, यहाँ पे मैं नीचे लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कह रहा हूं टेम्परेचर, सॉरी, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है जी, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। उसके बाद अब ये जो डेल्टा एच वी है ये क्या है, डेल्टा एच वी बेसिकली है हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है जी, हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको हम यहाँ पे इंथाल्पी भी कहते हैं। उसके बाद वी वी क्या है, अब ये जो वी है, ये वाला वी वी दैट इज मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम ऑफ वेपर्स। ठीक हो गया। और ये वाला आपका है मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक है जी, मोलर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड। ठीक हो गया जी। ये चीजें अभी आपने देखी, और टी बेसिकली यहाँ पे फिर क्या है, टी आपका टेम्परेचर ही है, जिसको अभी आपने यहाँ पे लिखा भी है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जिनको हम डील कर रहे हैं। ये है आपकी क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू द टेम्परेचर। ये टी टेम्परेचर है, वी वी क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द वेपर्स, वी एल क्या है, मोलर वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड, और डेल्टा एच वी क्या है, हीट ऑफ वेपराइजेशन, हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो अब हम मैं यहाँ से इसको रेज करके प्रॉपर इक्वेशन लिखने लगा हूँ, उसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, अब डेरिवेशन इसकी करने लगे हैं जी। डेरिवेशन देखिएगा, ये इक्वेशन है आपकी dP बाय dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डेल्टा एच वी हीट ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाय टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय वी वी माइनस वी एल। ये है क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन। अब हमने क्या किया, अब हमने ये देखना है कि ये जो वी एल लिया आपने लिक्विड, लिक्विड का वॉल्यूम यहाँ पे निग्लिजिबल है। उसकी वजह यह है कि आप टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वेपर्स ज्यादा होते जाएंगे, लिक्विड का वॉल्यूम कम होगा और वेपर्स का वॉल्यूम ज्यादा होगा। हम यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं वी एल क्या है, निग्लिजिबल है। ठीक है जी, वी एल क्या होगा, निग्लिजिबल माना जाएगा। वी एल जो है ये निग्लिजिबल है, उसकी वजह टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। अब पीछे क्या रह जाएगा, वी एल हो जाएगा। तो इक्वेशन इस तरह चेंज हो जाएगी, dP बाई dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइड बाई टी, और साथ क्या रह जाएगा, अब वी वी रह जाएगा, वी एल आपने यहाँ से खत्म कर दिया। ठीक हो गया जी। अब आपने इसको नाम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। पी वी इज इक्वल टू आर टी फॉर 1 मोल ऑफ द गैस। जनरल गैस इक्वेशन आप ले रहे हैं, तो आपने यहाँ पर एक आइडियल बिहेवियर डील करना है वेपर का। वो क्या है यहाँ पे, अब वी वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द वेपर इज इक्वल टू, ये पी यहाँ पे मल्टीप्लाई इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक हो गया जी, ये P यहाँ पे आके डिवाइड हो गया। जब ये P आके यहाँ पे डिवाइड हुआ, तो अब आपका ये वाला फार्मूला यहाँ पे पुट हो जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ वी वी इन इक्वेशन नंबर 1। तो 1 इक्वेशन में आपने वैल्यू पुट करनी है, वो क्या है, dP बाय dt इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय
टी आ गया, और ये वी वी क्या है, आर टी बाय पी हो जाएगा। ठीक हो गया जी, आर टी बाय पी आपने यहाँ पे ये मेंशन कर दिया। अब क्या आएगा देख लें, जो चीज बनती है इसको मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ, डी पी बाय डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय आर टी स्केयर। अब ये पी डबल डिवीजन में था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैंने इसको जो है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। अब आपने जब इस चीज को लिख लिया, ये आपकी क्वेश्चन आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2। ठीक हो गया जी, ये अगर सब ने लिख लिया तो मुझे बताएं, फिर मैं नीचे की तरफ प्रोसीड करूं। ठीक है जी, अब जरा थोड़ा सा मैंने कैमरे को नीचे किया, अब देखिएगा आगे। अब इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने लगूंगी, क्वेश्चन नंबर 2 को। किस तरह, डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू एच वी पी डिवाइडेड बाई आर टी। अब क्या होगा, P मैं इधर ले आऊंगा और डेल्टा T को उधर ले जाऊंगा, तो अब देखें डी पी बाई पी, P और P का डेरिवेटिव मैंने एक जगह पे कर दी है। D मीन डिफरेंस, D मीन डेरिवेटिव, स्मॉल चेंज इन द प्रेशर इज कॉल्ड DP। मैंने प्रेशर और उसका स्मॉल चेंज इकट्ठा कर दिया, और DT को उधर ले जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे T प्रेजेंट है, तो अब क्या होगा, डेल्टा एच वी, अब क्या आएगा ये, अब इधर हो जाएगा ये डी टी डिवाइडेड बाय, अब आ जाएगा यहाँ पे आर टी। ठीक हो गया जी, ये आपका एक एक्सप्रेशन यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, सॉरी टी स्केयर यहाँ पे आना चाहिए था, इधर ये टी और टी मल्टीप्लाई टी स्केयर हो जाएगा, और यहाँ पर भी टी स्केयर हो जाएगा, और इधर भी टी स्केयर हो जाएगा। ये बेटे करेक्शन कर लीजिएगा, थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक हुई, स्केयर नहीं लिखा, ये देख लें, क्योंकि टी और टी मल्टीप्लाई होंगे तो टी स्केयर हो जाएगा, इधर भी एज इट इज टी स्केयर, और नीचे भी क्या आएगा, टी स्केयर आएगा, तो ये एक्सप्रेशन आपका बन जाएगा एक्सप्रेशन ए। मैसेज करके बेटे बताओ, सब ने यहाँ तक लिख लिया, फिर मैं रेज करके आगे चलूँ, दूसरी को यहाँ से स्टार्ट करूँ। ठीक हो गया जी, अब इसको रेज करने लगा हूँ, तो आप देखिएगा कि हमने बाकी क्या करना है। हमने ये फाइनल एक्सप्रेशन लिखा था, डी पी बाई पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी इंटू डी टी डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आएगा आर टी स्केयर। ठीक है जी, ये फाइनल एक्सप्रेशन था। अब इस फाइनल एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना। आपको बताया जब स्मॉल डिस्टेंस सॉल्व ना हो रहा हो तो हम उसके लिए जो है वो डेरिवेटिव लेते हैं, यहाँ पे स्केयर आएगा। ठीक है जी, अब इसको डेल्टा एच वी जाहिर बात है कांस्टेंट है, आर भी क्या है, कांस्टेंट है, ये सारे आप जो है वो इक्वेशन से बाहर उठा के लेंगे। अब दोनों साइडों का आपने इंटीग्रल लेना है, टेकिंग द इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड। आप इनकी इंटीग्रेशन लेंगे दोनों साइड की, डी पी पी इज इक्वल टू, ये आप देखें, अब यहाँ पे भी आपने इंटीग्रल लेना है, डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाय आर इनटू डी टी बाई टी स्केयर, क्योंकि टी स्केयर टेम्परेचर यहाँ पे वेरी कर रहा है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ पे वेरी कर रहा है, इसलिए मैंने उसको उसके डिस्टेंस के साथ ही मेंशन कर दिया। अब आप ये कांस्टेंट वैल्यू उठा के बाहर ले आए, डी पी बाई पी इज इक्वल टू डेल एच वी डिवाइडेड बाई आर, तो अब ये आपका आ गया डी टी बाई टी स्केयर। अब आपको जो इंटीग्रेशन के आपने क्वेश्चंस किए थे उनका फायदा होगा। अब देखें, जब फंक्शन पड़ा हो, फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट हो, तो नेचुरल लॉग आंसर आता है। इसका आंसर लिखेंगे नेचुरल लॉग पी, हालांकि पावर बना सकते हैं, इसको हम उधर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, इसको ऊपर ले गए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नेचुरल लॉग पी हो जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे आप करेंगे डेल्टा एच वी डिवाइडेड बाई आर टोटल। अब जूम की जो क्लास के 10 मिनट से रह गए हैं, मैं जल्दी से करने लगा हूँ, देखिएगा। टी माइनस टू डी टी हो जाएगा, नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, टी माइनस टू प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस टू प्लस वन प्लस सी आ जाएगा। नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर, तो ये पीछे बच जाएगा आपका माइनस वन डिवाइड बाय माइनस वन प्लस सी। ठीक हो गया जी, ये आ गया।
अब आगे गौर कीजिए, नेचुरल लॉग पी इज इक्वल टू डेल्टा एच वी ओवर आर। तो ये माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये टी अब क्या है, माइनस के साथ ऊपर है, तो नीचे लाके आप इसको पॉजिटिव कर दें, ये आपका नेचुरल लॉग का आंसर बन जाएगा। ठीक है जी, ये आपका नेचुरल लॉग का अब आंसर जो है वो मेंशन किया गया। अगर आपने इसको नेचुरल लॉग से लॉग में लेके जाना है, फिर वैल्यू क्या होगी, जब आप इसको लेके जाएंगे तो 2.303 से डिवाइड करते हैं। जब आप नेचुरल लॉग को लॉग में लेके जाते हैं तो आंसर ये होगा माइनस डेल्टा एच वी ओवर 2.303 आर टी प्लस सी, ये आंसर आ जाएगा। जस्ट आपने डिवाइड किया 2.303 के साथ, आप इसको जो है वो डिवाइड कर रहे हैं, तो ये आपका एक एक्सप्रेशन जो है वो बन जाएगा ये वाला ऊपर। ठीक हो गया जी। log p इज इक्वल टू, जब आपने नेचुरल लॉग को log p में लेके जाना है तो माइनस डेल्टा एच वी डिवाइड बाई 2.303 आर टी प्लस सी आपने लिखना होगा। ठीक हो गया जी, ये समझ आ गई डेरिवेशन आपको? बेटा जल्दी से बताएंगे, टोटल 2 या 3 मिनट मेरे ख्याल में बाकी होंगे। और कौन से बेटे लास्ट 3 स्टेप्स, ये वाले? यहाँ से आप देखें, हमने यहाँ पे जो है ना इंटीग्रेशन ओपन की है, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे ये साइन माइनस हो जाएगा। जब ये साइन माइनस होगा तो क्या होगा, पावर रूल आपने यहाँ पे इस्तेमाल किया, -2 + 1 -2 + 1, उसी से आपने यहाँ पे किया और उसी चीज को आपने क्या कर दिया, नीचे लाके डिवाइड कर दिया। तो अब क्या होगा, t -1 हो जाएगा, और ये क्या होगा, -2 + 1 -1 होगा। ये -1 मतलब इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये माइनस आ जाएगा। ये t अब ऊपर था नेगेटिव था, नीचे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, आपने नेचुरल लॉग को खत्म करना है, लॉग लिखना हो तो नेचुरल लॉग को जब लॉग में कन्वर्ट करते हैं, दूसरी साइड को 2.303 से हम जो है वो डिवाइड करते हैं। क्लियर हुए बेटे फिजाब आपको? जी ठीक हो गया। तो ये डेरिवेशन आप लिख लीजिएगा, मैं आपको जो है ना ग्रुप में भेज देता हूँ जो पेज है उसका। ठीक है, तो आप वहाँ से कर लीजिएगा, जो चीज़ समझ ना आए फिर वो लाजमी आपने पूछ लेनी है। ठीक हो गया जी। ठीक है जी, ये आज का आपका फिजिकल का काम था, जिसमें आपने प्रॉपर्टीज़ देखी, 4 प्रॉपर्टीज़ थी, उनमें से हमने एक प्रॉपर्टी की टाइप देखी वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग। तो फिर हम मज़ीद जो है वो आगे इंशाल्लाह बढ़ेंगे। ये चैप्टर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी भी होगा, इंपॉर्टेंट भी है, और ये सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होंगी। विस्कोसिटी है, रियो कोर है, पैरा कोर है, और ये सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, पेपर में ये आते भी हैं। तो हम इंशाल्लाह तफसील के साथ इनको डिस्कस करेंगे। जो अगली क्लास आपकी होगी वो जो 1:30 बजे आपकी क्लास लेनी है, ठीक है, तो वो आपकी इनऑर्गेनिक की क्लास होगी। वो इसी तरह ही हम जो है वो इनऑर्गेनिक की क्लास डील करेंगे। वो इनऑर्गेनिक क्लास आपकी, क्योंकि आज हम एमओटी करने जा रहे हैं तो उसके रिलेटेड आप जो है वो काम देखिएगा, कॉपी वगैरह पास रखिएगा, इस तरह हम उसको जो है वो डील करेंगे। ठीक हो गया जी। ठीक है जी बेटे, आज के लिए इतना ही। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।